नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कोपेन महोदय के द्वारा जलवायु वर्गीकरण जो किया गया था। देखा था हमने उसमें कि उन्होंने कैंडोल महोदय के द्वारा 1874 में 5 वानस्पतिक मंडलों के आधार पर उन्होंने 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था विश्व को, जिसमें उन्होंने इन प्रमुख जलवायु प्रदेशों को अंग्रेजी के अक्षर A, B, C, D, E करके दिया था। इसके बाद 11 उपविभाग भी किए थे इस जलवायु प्रदेशों के। तो हमने कोपेन की यहाँ तक बात की थी और आगे हम देखते हैं अब कि इस वाले वीडियो में देखते हैं कि कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसका मूल्यांकन में दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि आप इसमें सिद्धांत का सकारात्मक पक्ष भी बताते हैं, यानी कि ये कितना उपयोगी रहा ये बताते हैं, और इसकी कमियां क्या क्या रहीं यानी कि इसकी आलोचनाएं भी आप बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में मौसम के आसानी से नापे जाने वाले तत्वों जैसे तापमान और वर्षा के विभिन्न जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के लिए सांख्यिकीय विचर के रूप में उपयोग किया, यानी सांख्यिकी का प्रयोग किया। ये हम इसका सकारात्मक पक्ष बता रहे हैं अभी आपको कि उनका जो वर्गीकरण था वो कितना सकारात्मक रहा। इसके साथ साथ वास्तव में तापमान तथा वर्षा जलवायु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी स्थान या प्रदेश के वनस्पति के प्रकार तथा उसकी विशेषताओं एवं जलवायु की विशेषताओं के संबंधों पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कैसी वनस्पति होगी वह वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है, और वनस्पतियों को देख करके हम किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बता सकते हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी है। ठीक है, यही बताया जा रहा है। इन्होंने वर्गीकरण में प्रभावी वर्षा, अब ये प्रभावी वर्षा क्या है यानी इफेक्टिवनेस रेनफॉल क्या है, वर्षा की वह मात्रा जो वास्तविक रूप में वनस्पतियों की को सुलभ होती है, यानी कि जो मात्रा बरसात के समय जो वर्षा होती है उसमें से कितनी मात्रा वनस्पतियों को प्राप्त होती है वास्तविक रूप से, वही आपकी प्रभावी वर्षा है। ठीक है, कि मात्रा का समावेश किया। इसके बाद ज्ञातव्य है कि वास्तविक वार्षिक वर्षा वनस्पतियों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, वास्तविक वर्षा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बल्कि वाष्पीकरण के बाद जो बची हुई आर्द्रता है यानी प्रभावी वर्षा है वही वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कि कहीं पर जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है, तो जब जल की बूंदें धरातल पर आती हैं तो उसका कुछ भाग वाष्पीकरण के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जलवाष्प के रूप में। ठीक है, और इसके बाद जितनी मात्रा धरातल पर आती है उसका कुछ भाग वनस्पतियों को प्राप्त होता है और कुछ भाग नदियों में बह करके चला जाता है। तो वाष्पीकरण के बाद जितनी मात्रा वनस्पति को प्राप्त होती है वही आपकी प्रभावी वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना भूगोल विज्ञानियों को अधिक पसंद आई। क्यों? क्योंकि इस योजना ने वनस्पति प्रकार के बाद यहाँ जलवायु होगा। ठीक है, वनस्पति प्रकार और जलवायु के बीच संबंधों को सरलता, वर्णनात्मक, आसानी से ग्राह्य होने वाली है, अतः इसे व्यापक समर्थन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए आप कि भूगोलवेत्ताओं को कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सरल है इतना, जो वनस्पति और जलवायु के संबंधों को बताता है आसानी से। ठीक है, इसके बाद इन प्रभावी पक्षों के अलावा इस योजना में कुछ कमियां भी हैं, यानी कि अब देखते हैं कि आलोचनाएं किस प्रकार की होती हैं सिद्धांत की। यथा कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में औसत मासिक तापमान और वर्षा के अन्य तत्वों, यानी कि औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के अन्य तत्वों जैसे वर्षा की गहनता, मेघाच्छादनता यानी कि क्लाउडनेस की मात्रा कितनी है, वर्षा के दिन, दैनिक तापमान की विषमता, पवन आदि को नज़रअंदाज कर दिया। यानी कि
कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में केवल औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को लिया। इसके अलावा जो जलवाष्प के या वर्षा के अन्य रूप होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी योजना की आवश्यकता से अधिक साधारण व वर्णनात्मक बना दिया। इसमें भी आलोचना होती है कि अधिक सरल बना दिया और वर्णनात्मक बना दिया, तथा जलवायु प्रकारों तथा उनके उप प्रकारों को इंगित करने के लिए विभिन्न पारिभाषिक वर्णों, यानी कि जो अंग्रेजी के अक्षर उन्होंने प्रयोग किए थे, का उपयोग किया, परंतु इन्हें याद रखने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया है, और इतना अधिक गुण बना दिया है इसे कि यानी जटिल बना दिया है कि याद करने में ये काफ़ी कठिन होता है। इसमें भी आलोचना होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अभी तक यह भी सर्वमान्य नहीं हो सका है कि वनस्पति प्रकार एवं जलवायु प्रकार में पूर्ण सामंजस्य या गहरा संबंध होता है। यानी अभी तक यह भी प्रमाणित नहीं है कि वनस्पति और जलवायु में पूर्णता संबंध है या नहीं है। कतिपय विज्ञानी वनस्पति वितरण, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं या विज्ञानी हैं, वे वनस्पति वितरण एवं जलवायु वितरण के बीच संपूर्ण संबंध को लेकर सशंकित रहते हैं, यानी पूर्णतः वो समर्थन नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। कतिपय विद्वानों का यह भी मानना है कि विभिन्न जलवायु प्रकारों के बीच सीमाओं का बड़ी कड़ाई के साथ निर्धारण किया गया है। यानी कि जो एक जलवायु से दूसरी जलवायु पर जाते हैं तो उनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो काफ़ी बड़ी कड़ाई से किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि किसी भी तापमान और वर्षा में एक वर्ष से दूसरे वर्ष उतार चढ़ाव व परिवर्तन होता रहता है। सही है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल बारिश आपके यहाँ अधिक हो तो दूसरे साल बारिश ना हो, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है इस पर, लेकिन कोपेन महोदय ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद है उपयुक्त आपत्तियों और कमियों के होते हुए भी आनुभाविक उपागम। जैसा हमने देखा था, उपागम 3 थे आपके, एम्पिरिकल यानी अनुभाविक उपागम, जाननिक यानी कि जेनेटिक उपागम, और आपका था लास्ट में कंपोजिट था। ठीक है, यानी संख्यात्मक उपागम था। तो इनका उपागम किस पर आधारित था? कोपेन महोदय का। साथ साथ थॉर्नथवेट का भी अनुभाविक पर ही आधारित था। पर आधारित कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण की योजना आज भी प्रचलित है तथा इसको व्यवहार में लाया जाता है, यानी इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं कि भारतीय जलवायु का वर्गीकरण कोपेन महोदय ने किस प्रकार किया है, यानी कि भारत की जलवायु का भी उन्होंने वर्गीकरण किया है। हम जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी शब्द से आप हमेशा याद रखिए कि 6 महीने जो हवाओं की दिशा होती है वो स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर होती है। ठीक है, इसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। यानी कि मानसून में 6 महीने हवाएं 6 महीने के बाद हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देश किस जलवायु का है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने या कह सकते हैं कि आधे समय वर्षा होती है, आधे समय तक नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि कोपेन महोदय ने भारतीय जलवायु को 9 भागों में वर्गीकृत किया है। इसे आप मित्रों याद रखेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जलवायु को कोपेन महोदय ने कितने भागों में बांटा? तो 9 भागों में बांटा है। ठीक है, और जो निम्न प्रकार हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं वो। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है, कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो उन्होंने 9 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से हैं? ET, CWG, DFC, AW, BSHW, AMW, AS और BSHW तथा BSHW। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें हमने इन सब का अर्थ अलग अलग समझा था कि इनका मतलब क्या है। जैसे ई का मतलब था टुंड्रा जलवायु। ठीक है, और ई जलवायु को 2 भागों में बांटा था हमने, ET और EF में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। DFC, डी से क्या था? हमारी टैगा जलवायु थी। ठीक है, और F का मतलब था साल भर वर्षा। ठीक है, C का जो मतलब था आपका, ये था आपके
जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की जलवायु वहाँ से संबंधित था, तो आप देख लीजिएगा। CWG, सी का मतलब मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की जलवायु थी, ठीक है। और डब्लू का मतलब क्या था? शुष्क शीत ऋतु, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे बी कैपिटल लेटर में है, तो बी का मतलब क्या था? ड्राई क्लाइमेट, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु थी उसमें सम्मिलित किया गया था। एस शब्द जो जुड़ा हुआ है इसका मतलब था कि स्टेपी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो स्टेपी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ी बहुत अधिक वर्षा होती है उसे हम स्टेपी जलवायु के अंतर्गत रख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ AW था, यानी सामान्य तुल्य जलवायु। AS का मतलब था जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, वहाँ पर AS जलवायु है, ठीक है। BSHW यानी कि आपका वृष्टि छाया प्रदेश में BSHW मिलता है। और AWM है यहाँ पर, यानी मानसूनी जलवायु, ठीक है, क्योंकि ये केरल वाला भाग है। तो आपसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इसमें क्षेत्र दे दिए जाते हैं और वहाँ से पूछा जाता है कि किस प्रकार की जलवायु मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र वाले एरिया में या दक्कन के पठार में किस प्रकार की जलवायु है, तो AW है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि तमिलनाडु क्षेत्र में जो किस प्रकार की जलवायु है, तो वो AS प्रकार की है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले में DFC है, ठीक है। गंगा के मैदान में कौन सी है? CWG है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? तो ET है। उत्तराखंड में कौन सी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में E है, और आपका उत्तराखंड में ET है। राजस्थान में कौन सी है आपकी? तो आपका है BW, HW और SHW, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे आपका ये मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, तो इसके जो किनारे वाले भाग होंगे वो बीच की अपेक्षा अगर वर्षा प्राप्त करते हैं तो वो अधिक प्राप्त करेंगे, यानी कि मरुस्थल का जो बीच वाला क्षेत्र होगा वो पूर्णतः शुष्क होगा, जबकि उससे किनारे वाला जो एरिया होगा वो थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। तो जो BSHW है ये आपको पता है कि ये राजस्थान का थार का मरुस्थल है। तो जो BWHW है ये आपका केंद्रीय भाग है थार के मरुस्थल का, और जबकि BSHW है ये थोड़ा किनारे वाला भाग है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है और ये शुष्क रहता है एकदम, ठीक है। तो दोस्तों ये आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। कोपेन डिवाइडेड इंडिया इंटू 9 क्लाइमेट रीजन्स मेकिंग यूज ऑफ द एबो स्कीम, ठीक है। तो आप इसे 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण इंडिया का उन्होंने किस प्रकार किया, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।